Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a new chapter from class 11 and the name of the chapter is Newton's laws of motion. ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. बेसिकली हम लोग लॉज ऑफ मोशन के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं. कई बार हम लोग इसे शॉर्टकट में NLM के नाम से भी जानते हैं. अब देखो बेसिकली यदि मैं बात करता हूं यहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो इसके अंदर में हमें पढ़ना क्या है. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में हमें क्या पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो भैया इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को पढ़ना है पहले तो फोर्स के बारे में. सबसे पहला क्या पढ़ना है, फोर्स के बारे में. और देखो हम लोग जो है काइनेमेटिक्स के अंदर में जो पढ़ के आते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन जो कि काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है, तो वहां पर मोशन हो रही थी, बराबर है, मोशन तो हो रही थी, लेकिन उस मोशन के बारे में हम लोगों ने बस उसका चर्चा करी. लेकिन मोशन किसके कारण हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब चीजें यहां पर डिस्कस नहीं करी गई थी. उन्हीं चीजों को अब यहां पर डिस्कस किया जाएगा कि वो क्या कारण है जिसके कारण यहां पर मोशन हो रही है. तो इस मोशन का जो मेन कारण है वो है आपका फोर्स. सो बेसिकली इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है हमारा वो है फोर्स को लेकर के. किसको लेकर के है, फोर्स को लेकर के है. अब यदि मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स की एकदम सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो कि बहुत ही जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ी होगी, टू पुश और टू पुल इज कॉल्ड एज फोर्स. ये एकदम सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन, इसी को कंसीडर किया जाता है. किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है. ये आप लोग बहुत ही छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे. लेकिन ये हम लोग यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं तो भैया हम लोग बोलते हैं कि भैया फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एजेंट. फोर्स क्या है, एक कारक है. फोर्स इज एन एजेंट which causes the change in position or size या फिर shape of the body, either causes or tends to change. मतलब क्या है, मतलब फोर्स वो एजेंट है आपका जो किसी बॉडी के अंदर में या तो उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, या उसकी साइज को चेंज कर दे, या उसकी शेप को चेंज कर दे, या फिर ऐसा करने की टेंडेंसी दिखाता है. तो उस एजेंट को हम लोग यहां पर कहते हैं फोर्स. तो फोर्स क्या है, तो भैया फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स इज एन एजेंट विच causes the change in position or shape or size of the body or have the tendency to change all of these मतलब यही जो ऊपर की जो चीजें लिखी हुई है उन्हीं के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं. या तो उनमें चेंज ला दे या फिर उनमें चेंज लाने की चेष्टा करे, तो उसे हम लोग कहेंगे फोर्स कहेंगे. उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे. मतलब अब हम लोगों को इतना समझ में आया यार, फोर्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोगों को यहां पर पढ़ना है. फोर्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोगों को यहां पर पढ़ना है. तो भैया यदि मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए. तो देखो सबसे पहला जो बेसिक एग्जांपल जब से बेसिक जो डेफिनेशन मैंने बोली थी वो बोली थी टू पुश और टू पुल समथिंग इज कॉल्ड एज फोर्स, बराबर है. तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं यहां पर. एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है. देखो मान के चलो ये आपके पास में कोई तो भी बॉटल वगैरह है और इस बॉटल को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो ये बॉटल आपकी कोई तो भी सिलेंड्रिकल शेप का कुछ तो भी ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहां पर रखा हुआ है. ये ग्राउंड पे ऐसे आपका रखा हुआ है. मैंने बोला ठीक है. अब क्या करते हैं, देखो अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर मान के चलो आप खड़े हो, ठीक है, और आप इसे धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इफ यू आर ट्राइंग टू पुश दैट ऑब्जेक्ट इट सिंपली मींस दैट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स. तो अब आप सोचो जब हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, तो यार फोर्स के बारे में जब बात करते हैं तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नीट्यूड, कि भैया आपने कितना फोर्स लगाया,
दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि आपको पता हो कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी यू ऑलरेडी नो दैट कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट्स स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हम लोग पढ़ के आते हैं भैया कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, तो इसलिए हम लोगों को पता रहता है पहले से ही कि भैया फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका मैग्नीट्यूड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको सरका पाए, या ऐसा हो सकता है ये इससे नहीं सरके, कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो क्या इसके अलावा मैं एक और पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, उस पॉइंट पर जरा आपको फोकस करने की जरूरत है, और वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब देखो क्या ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको हम लोगों को समझने के लिए पहले मुझे बॉटल देखनी पड़ेगी, कहां गई। और देखो ये मान के चलो, देखो जैसे ये हमारे पास में बॉटल है, देखो मैं इसको यहां पे रखता हूं, अब थोड़ा इसको हाथ को भी बचा के रखना पड़ेगा, ओके ठीक है। अब देखो ये बॉटल यहां पर ऐसे रखी हुई है, यदि मैं सामने मेरे पास टेबल होती तो मैं शायद टेबल पे रख पाता, लेकिन अब ठीक है, बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। मान चलो देखो ये उंगली से मैं यहां पर फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, उंगली से मैं फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं, मान के तो मैंने फोर्स यहां पर लगाया, बॉटल को कुछ नहीं हुआ। अब कई लोग बोलोगे सर बॉटल तो वैसे भी हिलती हुई नजर आ रही है, अब वो क्या है, थोड़ा ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉटल हिल क्यों रही है मेरे से। ओके ठीक है, हो जा सीधी। ओके मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, सीधी खड़ी है, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, ऐसे ऐसे लगाते जा रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि यदि मैं फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाता हूं, देखो ऊपर की डायरेक्शन में यदि फोर्स लगाता हूं तो क्या होता है, आप इसको टेबल पर रखकर यदि आप समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि मान के चलो ये इस टेबल पे यदि एक बॉटल रखी होती, मान के चलो ठीक है, जो कि यहां पर भी रखी हुई है, अब यदि मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं, यहां पर फोर्स लगाता हूं और यहां पर फोर्स लगाता हूं और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता हूं, तो उसके कारण कुछ एक अलग सा इफेक्ट आपको नजर आता है। वो क्या इफेक्ट नजर आता है कि भैया जब मैंने फोर्स नीचे लगाया तो क्या हो रहा है कि वो आगे की तरफ सरक सकती है, हो सकता है नहीं भी सरके, लेकिन यदि यही फोर्स मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये थोड़ी सी घूमने जैसा इफेक्ट यहां पर दे रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि घूम जाए, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं भी घूमे, वॉट एवर इट बी, लेकिन हम लोगों को कुल मिला के ये है कि भैया फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा फोर्स के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो भैया फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, जिसे हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम लोग बात करें तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एकदम सिंपल सिंपल सी बात है जिसको हम लोगों ने यहां पे कर दिया। अब देखो यहां पर एक और पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं, सी यू नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यदि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब यह है यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा यदि फोर्सेस लग रहे होंगे, एक से ज्यादा यदि फोर्सेस लग रहे होंगे, तो मैं उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब कैसे, जैसे मान के चलो हमारे पास में क्या सिचुएशन बन रही है कि हमारे पास में लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे एक F1 फोर्स लगा दिया और इस पे एक F2 फोर्स लगा दिया, और मैंने आपसे पूछा F नेट कितना है, पर पहले मैंने F1 की वैल्यू दे दी, मान के चलो F1 लगा रखा है 3i कैप और F2 मैंने फोर्स दे रखा है 4j कैप, तो बताओ F नेट कितना आएगा। तो आप बोलोगे F नेट विल बी इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर। तो यहां पर आप लिख सकते हो बहुत ही इजीली 3i कैप प्लस का 4j कैप, तो आंसर ये आ गया F नेट का, ये आपके पास में वेक्टर के अंदर में नेट फोर्स मिल रहा है। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं F नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 5 न्यूटन। मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब कई लोग बोलेंगे सर दोनों तो ऐसे दिखाए हुए हैं डायरेक्शन तो, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो यहां पे फोकस करो, 3i कैप प्लस 4j कैप दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा है, यस। सो ये हमारे पास में ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो ये फोर्स की चर्चा छोटी छोटी सी चल रही है, मतलब आपको यदि एग्जाम में सवाल पूछे तो ऐसा कर लोगे। अब इतना सिंपल सवाल तो नहीं आने वाला, ये तो डेफिनेट सी बात है, आगे चल के थोड़ा सवालों का लेवल बढ़ेगा तब आपको और पता लगेगा कि कैसे टाइप के सवाल यहां पर बन सकते हैं। अब फोर्स के अंदर में अपनी चर्चा को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाता हूं,
और हम लोग बात करते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में या क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इन जनरल जो हमें बात करनी है, यहां पर हमें बात करनी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड दूसरा आपके पास में होने वाला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नाम में ही आपको समझ में आना चाहिए। देखो नाम से क्लियरली यहां पर आपको आइडिया मिलेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जहां पर बॉडी के साथ में कांटेक्ट होना जरूरी है, संपर्क होना जरूरी है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जहां पर बॉडी के साथ में कांटेक्ट नहीं भी हो रहा है तो भी आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम लोग लिखेंगे कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स विच कैन act on body only if the body is in contact with the force, only if the body is in contact with the applied force, बात समझ में आ रही है? कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी पर तभी लग सकता है जबकि आपकी जो बॉडी है वो अप्लाइड फोर्स के साथ में क्या है? कांटेक्ट में है। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है विच कैन एक्ट even when the body is not in contact, मतलब कांटेक्ट में नहीं होगी तो भी वो फोर्स लगेगा। तो ऐसा फोर्स आपका होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो भैया इनके कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं यहां पर। सो भैया पहला एग्जांपल कांटेक्ट फोर्स के अंदर में जो हम लोगों को मैं बात करता हूं वो आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। दूसरा इसके अंदर में नॉर्मल रिएक्शन के बाद में हम लोग बात करेंगे टेंशन फोर्स के बारे में, ठीक है। नंतर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में और लास्ट में यहां पर हम लोगों को बात करनी है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ठीक है। ये आपके पास में कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल मैंने करवा दिए। ऐसे ही यदि मैं नॉन कांटेक्ट साइड में जाता हूं तो भैया सबसे पहला आपका आएगा वेट, सबसे पहला आएगा आपके पास में वेट। उसके बाद में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद में आएगा आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और लास्ट में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। सो भैया देखो ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो ये आपका सिलेबस है। अब मैं आपको जरा यहां पर थोड़ा सा एक ब्रीफिंग करना चाहूंगा। वो ये है कि जब अब देखो इसके बाद में बेसिकली तो मुझे ये फोर्सेस को ही एनालिसिस करना है, लेकिन फोर्सेस को एनालिसिस करने से जरा पहले मैं चाहता हूं कि जो चैप्टर की हेडिंग है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और वहां से आगे फिर हम लोग अपने चैप्टर में मूव ऑन कर जाएं। जब मैं फोर्सेस पढ़ेंगे हम लोग तो भैया सबसे पहला नंबर लगेगा इस वाले फोर्स का, ये पहला नंबर पे पढ़ा जाएगा। उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद में ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा, ये पांचवें नंबर पे आएगा, जहां पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग वर्क एनर्जी पावर आगे चलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से एक आपका अलग से सिंपल चैप्टर है, ये पूरा एक यूनिट है। यहां पर मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए आपके पास में फिर से एक सिस्टम है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका 12th का पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका 11th के पोर्शन के अंदर में फोर्सेस के बारे में चर्चा होने वाली है। ये बात समझ में आ गई? इट इज द बेसिक थिंग जो आपको यहां पर समझनी है। क्लियर है? सो अब देखो मेरे पास में यहां से आगे चलने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके ये हैं कि भैया देखो, एक तो मैं क्या करता हूं कि जो वेट वाला जो है वहां से आगे स्टार्ट कर देता हूं, वेट से ही अपने टॉपिक को, चैप्टर को आगे बढ़ा लेता हूं। और एक दूसरा तरीका यह है कि मैं कुछ थियोरेटिकल पार्ट पे चर्चा करूं जहां पर आपके पास में लॉज, न्यूटन्स के जो लॉज हैं उनके बारे में चर्चा करी जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को यहां पर स्टॉप करते हैं,
फोर्स को हमने क्या किया, यहां पर स्टॉप किया और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो चीजें यहां पर आएंगी वो लिंक होंगी आगे चल के, इसलिए यहां पर हम लोग कुछ इस प्रकार से बढ़ते हैं। तो भैया यहां पर हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो भैया सबसे पहला है आपके पास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट FIRST फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, क्या कहता है बंधु, ये आपको समझना है। ये कहता है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी बॉडी यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि वो एक यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो अपनी यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखेगी अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगा दिया जाए। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि एवरी बॉडी, कोई भी बॉडी की बात कर लीजिए आप, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर लीजिए, इफ इट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इस बात का ध्यान रखना, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक उस बॉडी में उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो भैया हम लोग लिखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर लिखा जाएगा, यहां से लिखता हूं मैं नीचे, एवरी बॉडी will remain in its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखना, मैं यहां पे क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि इस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा दिया जाता है, तब तक भैया वो ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो आपका यदि रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ये हमारे पास में टेबल है एक, ठीक है, दिस इज आवर टेबल जो यहां पर ग्राउंड पे रखी हुई है। ये ग्राउंड पे एक टेबल रख दी मैंने, ठीक है, अच्छी खासी टेबल लग रही है, और इस टेबल के ऊपर में मैंने क्या कर दी, हमारे पास में एक बुक रखी हुई है, ठीक है, यहां पर एक बुक रख दी है, ये बुक यहां पर रखी हुई है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, देयर इज अ टेबल ऑन ग्राउंड, ऑन द टेबल देयर इज अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो अब इसको हम लोग यदि समझने की कोशिश करते हैं तो भैया मैंने बोला कि यार यहां पर एक बुक रखी हुई है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं और देख के भी बता सकते हैं कि दिस बुक इज एट रेस्ट, बुक इज एट रेस्ट। काइनेमेटिक्स के अंदर में आपने पढ़ा हुआ है, काइनेमेटिक्स के अंदर में आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि भैया आप चीजों को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, और जहां से ऑब्जर्व करते हो इसके बेसिस पर आपके पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की चीज आएगी, जो थोड़ी देर बाद में मैं वो भी बताऊंगा, वापस एक बार और रिकॉल करवा दूंगा। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए यदि हम लोग बात करें तो हम लोग ग्राउंड पे खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं, मतलब यहां पर ये आप खड़े हो ऐसे, ठीक है, काफी बड़े बना दिए ना, ओके, ये आपकी आंखें, आप इसे देख रहे हो, ठीक है, ये बुक को आपने देखा, तो आपने क्या देखा कि भैया आपने देखा कि ये तो रेस्ट पर है। ये कहां पर है, रेस्ट पर है। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है सर जी कि इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस पर कोई भी फोर्स कार्यरत नहीं है? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या सिचुएशन है? तो भैया सिचुएशन ये निकल के आती है, अब देखो कुछ थोड़ी सी चीजें यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ जाता है, मतलब हम लोग थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे, आगे की कुछ चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं।
लेकिन डरना नहीं है आपको उनसे, उनसे आपको डरना नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, यहां पर m मास का यदि फोर्स है, देखो इसको, इसका बुक का मास यदि m है तो देखो इस बुक को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही नहीं है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग इतना मान के चलते हैं कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा तो आइडिया है। तो इस बुक को ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। ग्रेविटी क्या कर रही है, इस बुक को नीचे की तरफ खींच रही है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये है ना कि इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो फिर ये रेस्ट पे कैसे हो गई। देखो हमारी जो डेफिनेशन है, हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो कहती है भैया एवरी बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो यहां पर मेरे दिमाग में तो बस इतना ही आता है अभी तक यदि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं तो मेरे दिमाग में इतना जरूर आता है कि भैया ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। आपको मालूम होगा एप्पल का पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे न्यूटन सर बैठे हुए थे और एप्पल गिर गया और एप्पल के गिरते ही ग्रेविटी के बारे में पता लगा। सोचो यदि एप्पल ना गिरा होता, और काश कई लोग सोचते हैं कि उस दिन पेड़ ही गिर जाता। गंदी बात है, ये सोचना तो नहीं चाहिए। सोचो चीजें पहले से ही थी, ग्रेविटी न्यूटन सर के आने से पहले भी थी, न्यूटन सर ने बस उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया और आपके सामने रिप्रेजेंट करने के बाद में हो क्या गया, सर फिजिक्स बन गई। यदि ये फिजिक्स नहीं बनती तो दुनिया कितनी आसान होती है ना, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन हर चीज के पीछे फिजिक्स है। तो अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, मुद्दे की बात यह है कि यार इस पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि अब देखो जो बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया होगा। वो आइडिया ये होगा कि हम लोग बोलते हैं कि सर जी यहां से नीचे लगता है वेट W बराबर mg, ये बदले में नॉर्मल रिएक्शन दे देता है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस वेट को क्या कर देता है, कैंसल कर देता है। बात समझ में आ रही है। मतलब हमारा जो कहना होता है, देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू वेट, सिंस नॉर्मल रिएक्शन इज equivalent to weight, therefore book is at rest। ये हम कहते हैं, ठीक है, ये हम कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि भैया सिंस द बुक ऑब्जर्व्ड इज रेस्ट। देखो ये जो रीजनिंग है ना ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसी चीज को आप बुकलेट उठा के देखना, उसके अंदर में काफी अच्छे से लिखा हुआ है, तो उन चीजों को आप पढ़ना, एक बार आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि रियलिटी ये है कि सिंस बुक इज ऑब्जर्व्ड एट रेस्ट, सिंस बुक इज ऑब्जर्व्ड एट रेस्ट, therefore net force on it, therefore net force on it must be zero। यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो मैं लिखते जा रहा हूं, थोड़े लेटर छोटे हो गए होंगे मेरे यहां पर, एक्चुअली क्या टेबल कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक्चुअली क्या हो रहा है, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व्ड एट रेस्ट it simply means that the net force on it must be zero। तो यह नेट फोर्स यहां पर जीरो होना चाहिए। मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं नेट फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पर जीरो होना चाहिए। यहां पर एक स्टार मार्क लगा देता हूं मैं आपके लिए, वो ये है नेट फोर्स नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो। इसी देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से चीजों को डिटेल में एलोबरेट किया गया है। हम लोग उसमें से काम की चीजें जहां पे क्वेश्चन बन सकता है उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या बोला, देखो हमारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एवरी बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। तो मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया कि भैया बुक रेस्ट पर मुझे दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि इस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है, देखो मैं आपके आगे चल के ये जो नॉर्मल रिएक्शन किधर गया बे, हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन जो लगा रहा हूं ना मैं अभी, क्या होता है ना, यदि वो पहले से आपका पढ़ा हुआ होता तो आप बोलते थे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू वेट। हम लोग आगे चल के वही करने वाले, पूरे चैप्टर में वही करने वाले। तो हमारे दिमाग में ये बनता है कि सिंस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू वेट तो नो एक्सटर्नल फोर्स, तो देयरफॉर बुक इज एट रेस्ट। एक्चुअली ऐसा नहीं है, सोचना क्या है कि सिंस द बुक ऑब्जर्व्ड, जो हम बुक को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट पर है, तो इसका मतलब यह है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स,
कि नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो भैया जी कहानी ये है नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स तो है ही नहीं जीरो, क्योंकि यहां पर उसका वेट तो है ही है ना। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स जो है वो इस पर जीरो हो जाना चाहिए, ये कहानी होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके कारण नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो, तो इसके कारण मैं यहां पर कह सकता हूं कि इसके कारण, देखो अब यहां से ये थर्ड लाइन है जो मुझे इसके नीचे लिखनी थी लेकिन जगह नहीं है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसके कारण इट इंप्लाइज आई कैन से दैट आर विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। देखो कहानी उल्टी हो गई कि नहीं, ये हमारा सोचने का तरीका होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। स्टूडेंट ऐसा ही सोचता है रे बबुआ, क्या आर इक्वल्स टू डब्ल्यू सो बुक इज एट रेस्ट। देखो क्या सिंबल्स में ध्यान दो, सिंस आर इक्वल्स टू डब्ल्यू देयरफॉर बुक इज एट रेस्ट, और यहां देखो क्या लिखा है, since book is observed at rest therefore net external force on it must be zero so it implies r equals to w। फर्क समझ में आया? कई लोग बोल रहे होंगे सर ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको, देखो कैसे आप बोल रहे सर 2 + 3 = 5 एंड वी नो दैट 1 + 4 = 5, दोनों है तो 5 ना। ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, ऐसे हिसाब से नहीं, यही चीजों का डिफरेंस मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सो बुकलेट उठाएंगे, पेज नंबर 2 या 4 जो भी होगा, 2 का डिफरेंस कभी भी मिल सकता है जब भी मैं पेज नंबर बोलता हूं तो, क्यों? क्योंकि उसमें आगे फ्रंट पेज होता है, उसके बाद में एक अच्छा सा वो कॉपीराइट कंटेंट लिखा होता है, वहां से आगे आपका चैप्टर चालू होता है। लेकिन जब मेरे पास में होती है तो मेरे पास में आगे का बुक कवर वगैरह वो सब बनाने से पहले ही मैं प्रिंट आउट लेके रख चुका होता हूं, तो मेरे पास आगे के वो 2 पेजेस नहीं होते मोस्टली, तो इसलिए कभी कभी नंबरिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ के रिलेटेड चीजें थी। ओके, अब यहां से आगे जब मैं आगे बात करता हूं तो आता है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? ये तो अच्छी खासी हेडिंग मैंने यहां पर लिख दी। सो भैया न्यूटन्स का सेकेंड नियम जो है, न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, या मैं बोलूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने क्या बोला कि भैया द अप्लाइड फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने एक काम करता हूं, ऐसे लिखने के बजाय पहले वो लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा तो लिख दे कम से कम। अप्लाइड फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum या rate of change in momentum। मोमेंटम क्या होता है? संवेग, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहां से हमारे पास में निकल के आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। यस, ये बात आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? मैंने बोला बिल्कुल जानते हैं। अब जब यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन उठता है तो कांस्टेंट आता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो भैया F बराबर आता है dp/dt। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट 1 है, और भी कई जगह आपको ऐसा हो सकता है मिल जाए एक आधा कांस्टेंट 1। तो अब ने क्या किया, अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं P बराबर होता है m इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम बोलेंगे F बराबर d/dt ऑफ m इंटू वी, बराबर है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। सो इट इंप्लाइज आई कैन से दैट F बराबर m डॉट dv/dt प्लस v इंटू dm/dt, बराबर है। भैया डिफरेंशियल u इंटू वी का रूल लगाओ। क्या किया? u इंटू वी का रूल लगाया है, तो मैंने एक बार m को कांस्टेंट माना तो v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, प्लस v को कांस्टेंट माना m के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर हमारे पास में चीज ऐसे निकल के आती है कि भैया इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो dm/dt क्या आएगा? जीरो आएगा। यदि मास कांस्टेंट नहीं है तो dm/dt जीरो नहीं आएगा। रॉकेट प्रोपल्शन के जो सवाल बनते हैं उसमें मास कांस्टेंट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो नहीं तो गड़बड़ी कर बैठोगे।
सो रॉकेट प्रोपल्शन के जो सवाल है वो इसी के बेसिस पर बनते हैं। सो उसमें चर्चा रॉकेट प्रोपल्शन का एक प्रॉपर टॉपिक ही अलग से कवर किया जाता है, एकदम लास्ट में जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है तब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है ना, तब तक आपको फोर्स वगैरह लगाना अच्छे से आ चुका होता है, तब तक आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हो, तो इसलिए, और फ्रिक्शन वगैरह पढ़ चुके होते हो तो आपको आसान लगता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो पहले भी अभी यहीं पे यदि मैं चालू कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे में कोई मना नहीं किया किसी ने, लेकिन क्या है ना, कुछ और चीजें बाकी हैं जिनको आपको सीखना है, इसलिए हम लोग उसको बहुत लास्ट में देखते हैं। तो अभी देखो, इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, रॉकेट में क्या होता है, मास कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? उसकी गैस खत्म होती जाती है, फ्यूल खत्म होता है, फ्यूल खत्म होता है तो उसका मतलब मास चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो पकड़ के चलना चीजों को, छोटे छोटे पॉइंट जो मैं यहां पर बोलता हूं। तो इसका मतलब यह कि यदि मास कांस्टेंट है तो ही मैं ऐसा लिख सकता हूं, F बराबर m डॉट dv बाई dt, एंड dv बाई dt काइनेमैटिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब होता है क्या, एक्सेलरेशन a के बराबर होता है। यस, तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर ma, फोर्स बराबर ma, F बराबर ma, और इन वेक्टर फॉर्म यदि मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा F बराबर m a वेक्टर, बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात आप लोग जानते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। सो ये है आपका न्यूटन सर का द्वितीय नियम। यहां पर आपके पास में आया न्यूटन सर का द्वितीय नियम। बात समझ में आ रही है? अब सोचिए, अब सोचिए, एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर आ रहा है। यदि मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि, यदि मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि मैंने बोला इफ ए वेक्टर बराबर 0 हो जाए तो क्या एफ वेक्टर बराबर एम, और ये 0, तो क्या एफ वेक्टर बराबर 0 हो रहा है? यदि आप वेक्टर में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप वैसे भी लिख दीजिए। मैं सिंपल बात बोल रहा हूं कि इफ ए बराबर यदि 0 है तो आप लिखोगे एफ बराबर एम इंटू 0, तो एफ बराबर 0। सो सोचिए, क्या ये फर्स्ट नियम की तरफ इंडिकेशन नहीं दे रहा है? न्यूटन का जो सेकंड नियम है, इससे फर्स्ट नियम के बारे में आइडिया नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0। अब हम लोग जानते हैं यार, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि भैया या तो आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यदि एक्सेलरेशन है, मैं सिंपल सी बात बोलूं तो क्या आई कैन से लाइक, इफ acceleration is present, if acceleration is present, तो इसका सिंपल मतलब है नो यूनिफॉर्म मोशन। अरे बात समझ में आ रही है? यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, तो यहां से हम लोग फर्स्ट की तरफ भी जा रहे हैं। एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो नो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब रेस्ट की स्टेट बन ही नहीं सकती या यूनिफॉर्म मोशन की नहीं बन सकती। लेकिन यदि मैंने बोला कि इफ एक्सेलरेशन इज एब्सेंट, यदि मेरे पास में एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भैया आइदर बॉडी एट रेस्ट, या तो आपकी बॉडी रेस्ट पर है, या फिर कोई जरूरी नहीं कि रेस्ट पर ही हो, या फिर बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर क्या हो रहा है, और बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही है? बात को पकड़िए। तो यहां से आपको फर्स्ट लॉ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मिलने लगा है। बात समझ में आ रही है? तो F बराबर ma पर बहुत सारे सवाल बनते हैं जो काइनेमैटिक्स से ही रिलेट करते हुए बनते हैं। ठीक है, जैसे एक आधा सवाल की यदि मैं बात करता हूं, यदि मैं एक आधे सवाल की यहां पर बात करता हूं, तो भैया मैंने मान के चला आपके पास में एक सिंपल सा सवाल करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, लेट्स से यहां पर आपके पास में एक बुलेट है। ठीक है, यहां पर आपके पास में एक बुलेट है जो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, और यहां पर एक ऐसा लकड़ी का बहुत बड़ा, लकड़ी का क्या है, बहुत बड़ा प्लैंक है, और इस प्लैंक के अंदर में हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं 50 मीटर चलने के पश्चात ये गोली रुक जाती है। ये गोली क्या है? रुक जाती है। तो यहां पर आपको बताना है कि रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लैंक ऑन द बुलेट। सोचो,
फोर्स बताना है तो गोली का मास भी लेना पड़ेगा ना, तो ले लेता हूं वो भी। मान के लिए गोली है आपकी 50 ग्राम की गोली है, ठीक है। बुलेट है, ध्यान से सवाल को सुनिए। द मास ऑफ द बुलेट इज 50 ग्राम, इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ये लकड़ी का एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक हम लोग बोल सकते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर है। वो इसके अंदर यहां पर घुसने के बाद में 50 मीटर चलने के पश्चात ये क्या हो गई, रुक गई। कौन रुक गई, गोली रुक गई। तो गोली को रोका किसने, इस प्लैंक ने रोका। तो यहां पर पूछा गया है फाइंड रेजिस्टिव फोर्स, फाइंड रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के कारण ये रुका है। एक्सर्टेड बाई, किसने लगाया, प्लैंक ने लगाया। एक्सर्टेड बाई प्लैंक ऑन बुलेट। बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है। अब देखो मुझे सिर्फ इतना आता है, क्या आता है, फोर्स पूछा है तो मैं जानता हूं F बराबर ma, मास गिवन है 50 ग्राम, तो ये क्या है a। अब देखो a क्या है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो आप इसके हिसाब से लगाओगे। तो देखो क्या हो रहा है ना कि भैया गोली जो है वो जाते 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 रुक रही है, बराबर यहां पर पहुंचते पहुंचते रुक रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। और रेजिस्टिव फोर्स का मतलब है कि अपोजिशन आप कर रहे हो, मतलब यहां पर रिटार्डेशन से ही लेना देना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें काइनेमेटिक्स में जाना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी आपके पास में 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, और डिस्टेंस इसने कवर करी है 50 मीटर। तो आपको थर्ड इक्वेशन पे फोकस कीजिए, v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as बराबर है। तो इसके अंदर में जरा वैल्यू डालिए, 0 बराबर 100 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a, और s कितना है 50 मीटर। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, a बराबर आ रहा है -100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 50। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कैसे करी है, कैलकुलेशन कैसे करिए, 100 के स्क्वायर को उधर लेके गया तो माइनस साइन आएगा, इसको मत भूल जाना। कई लोग सोचेंगे सर स्क्वायर है तो माइनस खा जाएगा, भैया माइनस स्क्वायर को तब खाता है, सॉरी स्क्वायर माइनस को तब खाता है जब वो अंदर होता है, ये बाहर है। अरे ये बाहर है ना, देखो यहां तक देख लिया आपने। तो देखो क्या होगा, यदि मैं यहां से इसको मिटाता हूं, अरे यार ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया क्या, आजा, हाँ। यदि मैं इसको यहां से मिटाता हूं और इधर लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, इधर में हो ये जाएगा माइनस का u स्क्वायर बराबर का 2as, क्योंकि v तो 0 है बराबर, तो ये बाहर है माइनस, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो यहां पर ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको यदि कैंसलेशन वगैरह करते हो तो 2 50 100, तो भैया जी a आ गया आपके पास में माइनस का 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आप मुझे बता दीजिए फोर्स कितना लिखा जाएगा, तो भैया फोर्स आएगा मास जो कि है 50 ग्राम, ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कीजिए, इनटू एक्सेलरेशन है यहां पर 100। तो यहां से देखिए F बराबर 1 2 3 0 से कट जाएगा, तो आंसर आएगा 5 न्यूटन, आंसर आएगा 5 न्यूटन। अच्छा कई लोग बोले सर माइनस भी तो आ रहा है ना, माइनस तो आपने लिया नहीं। तो देखो ये माइनस का मतलब क्या है कि भैया फोर्स लेफ्ट साइड में है, क्योंकि देखो जब आपने इसको पॉजिटिव लिया है राइट साइड में, तो भैया लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो नेगेटिव साइन को जस्टिफाई कर पाओगे आप। राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलो आया है ये नहीं आ रहा है। अच्छा अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल, काइनेमेटिक्स के सवाल अब इसके अंदर में घुसाए जा सकते हैं, क्योंकि देखो एट द एंड आपको F बराबर ma चाहिए, तो उसमें मास दे देगा और बाकी एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर से वापस से यहां पर लेके आएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक और बात होती है यहां पर, वेक्टर का फिर से यहां पर ये रोल होता है। वेक्टर का रोल कैसे होता है, एक सिंपल सा सवाल में बता दो। जैसे मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो इसका मास दे रखा है आपके पास में 5 kg, ठीक है, और इस पर मैंने एक F1 फोर्स लगाया है 3I कैप, मैंने इस पर दूसरा F2 फोर्स लगाया है 4J कैप, तीसरा मैंने F3 फोर्स लगाया है इस पे 5K कैप, और मैंने यहां पे पूछ लिया एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो बोलो कैसे बताओगे, सिंपल तरीका है। देखो 3 फोर्स लग रहे हैं, मतलब आप वेक्टर एडिशन ले सकते हो, तो F नेट बराबर होता है m इंटू ए। तो भैया जी a पूछा है आपसे, तो a बराबर आएगा F नेट अपॉन m। तो पहले F नेट निकालिए, तो बोलो F नेट कैसे निकाला जाएगा, तो F नेट वेक्टर बराबर आएगा F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर प्लस का F3 वेक्टर। ये बात सही है कि नहीं। तो इन तीनों फोर्सेस को यदि आप ऐड कर देते हो तो आप पाओगे कि F नेट बराबर आ रहा है कितना, 3I कैप प्लस का 4J कैप प्लस का 5K कैप। मैं सिंपल रखने के लिए बता रहा हूं बस,
अदरवाइज तो F1 भी 2i कैप 3j कैप 5k कैप ऐसा कुछ तो भी दे सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर सिंपल कर रहा हूं। तो यहां से एफ नेट का मैग्नीट्यूड यदि मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर। तो कितना हो गया 25 25, अरे कितना आ गया ये 3 और 9 16, 25 और 25 50, मतलब आ गया अंडर द रूट ऑफ 50, मतलब कितना आएगा, ये आएगा 5√2 बराबर है। तो ये आपके पास एफ नेट आ गया। अब यदि एफ नेट आ गया तो ए बराबर आएगा 5√2 डिवाइडेड बाई मास है पाई, तो ये आएगा √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यदि कोई सवाल आता है आपको तो आप बहुत ही इजीली ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है या नहीं है? आई थिंक सो, ये बात क्लियर है। तो अब देखो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसके बाद में हमारे पास में हम लोगों को पढ़ना होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम लोगों को पढ़ना होता है कौन सा? न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बताओ फटाफट से, क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? बहुत ही आसान है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। बोलो क्या कहता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो अब इसके बाद में यदि आप एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे तो उसके अंदर में आपको बहुत सारी डिटेल में कुछ चीजें दी गई होंगी। एक बात ध्यान रखिए, इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि भैया कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी को पढ़िए। उसके अंदर में आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेनेटरी वे में दे रखी होती हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। जैसे वहां पर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीजें लिखी हुई मिलेंगी कि न्यूटन के थर्ड लॉ में ये गलती है, एक्चुअली इससे हम लोग ये मिस कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो सब चीजें हो सकती हैं। तो हम लोग उन मिस कॉन्सेप्ट और उन सब चीजों को छोड़ देते हैं, हम लोग सीधा सीधा कॉन्सेप्ट वाली बात पकड़ते हैं कि भैया कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई भी जो क्रिया होती है उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यहां पर जो ध्यान रखना है वो ये है कि भैया एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है मैं यहां पर फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं तो पता लगा कोई एक्शन को रिएक्शन को पता नहीं कुछ अलग ही कंफ्यूज हो जाए। एक्शन का मतलब यह है कि जिस फोर्स ने काम किया है, पहले काम किया तो वो एक्शन हो गया, उसको हम लोग एक्शन मान लेते हैं जनरली। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि एक बार लग चुका होगा तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकोगे कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है। बट आपको यह बात ध्यान रखनी है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, मतलब यदि ए एक बॉडी है और बी दूसरी बॉडी है, यदि ए ने बी पर एक्शन का फोर्स दिया है तो बदले में बी जो है वो ए पर रिएक्शन फोर्स देगा, बदले में बी वाला रिएक्शन फोर्स देगा। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? ए ने एक्शन किया, जैसे मान के चलो यहां पे थोड़ा सा समझते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। यदि यहां पर ऐसा हो रहा है कि ए ने दिया एक्शन तो अब बदले में बी देगा रिएक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे लिख देता हूं ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, वो भी क्या होती है? विपरीत होती है। डायरेक्शन जो लगेगी वो भी क्या रहेगी? विपरीत रहने वाली है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। एग्जांपल को क्या करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड। अरे बाप रे, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सुनने के बाद में आधे लोगों ने पेन रख दिया है ना। देखो हम लोग क्या करते हैं,
मान के चलो हमारे पास में एक ब्लॉक है, ठीक है, हमारे पास में एक ब्लॉक है और इससे क्या हो रही है, एक रस्सी जुड़ी हुई है। ध्यान से देखो, हमारे पास में है एक ब्लॉक, ठीक है, हमारे पास में है एक ब्लॉक BLOCK, ठीक है, फिर हमारे पास में है एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है मतलब रस्सी है हमारे पास में, और या रोप कह दो, रस्सी कह दो, जो भी कहना है, रोप, रस्सी, स्ट्रिंग, जो भी कहना है। और यहां पर आप खड़े हुए हो और आप इस रस्सी को क्या कर रहे हो, पकड़ के खींच रहे हो। डायग्राम समझ में आया? पॉइंट को पकड़िए, क्या हो रहा है कि भैया ब्लॉक है, ब्लॉक से जुड़ी हुई है रस्सी और रस्सी को पकड़ के खींच रहे हो आप। ब्लॉक, ब्लॉक से जुड़ी हुई है रस्सी या रोप, रोप को आप पकड़ के खींच रहे हो। तो सबसे पहले बताओ कि होगा क्या। तो हम लोग इसके यदि टुकड़े कर करके यदि सोचते हैं तो देखो, यहां पर है ब्लॉक, यहां पर है ब्लॉक, यहां पर है रस्सी, ठीक है, इसके टुकड़े कर दिए पहले। अब देखो क्या हो रहा है कि ये आपका मैन मान लेते हैं, ये रोप ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा आसानी होगा। वो ये है, देखो ये आपका मैन रहा, तो इस रस्सी पर मैन जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन इधर आएगी। बात समझ में आ रही है? फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप किस डायरेक्शन में आएगा, तो हम लोग इसे लिख देते हैं फोर्स ऑन रोप बाय मैन, इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स ऑन रोप, फोर्स ऑन रोप बाय द मैन, इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि देखो इसको खींचना है। तो बदले में क्या होगा, बदले में रस्सी भी तो इस पर फोर्स लगाएगी, तो रस्सी जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, और वो लगाएगी फोर्स ऑन मैन बाय रोप, वो इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां पर आके सोचो, ये वाला जो हिस्सा है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। यदि ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है तो यहां पर सोचिए क्या होगा, यहां पर होगा क्या कि इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में रस्सी लगाएगी फोर्स, तो फोर्स ऑन ब्लॉक विल बी अप्लाइड बाय द रोप, फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी अप्लाइड बाय द रोप। और इस रस्सी के बारे में यदि मैं यहां पे सोचूं तो इस रस्सी को ये खींचेगा अभी ब्लॉक, और कितने से खींचेगा, फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द रोप बाय द ब्लॉक, और ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर ये बन रहे हैं आपके एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जो एक पेयर बना है ये एक्शन रिएक्शन का पेयर है, ये वाला जो पेयर बना है इट इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो फोर्स रस्सी ने लगाया, MR आया, यहां पे FRM आया। फोर्स ऑन रस्सी बिकॉज ऑफ मैन या बाय द मैन, फोर्स ऑन मैन बाय द रस्सी, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द रस्सी, फोर्स ऑन रस्सी बाय द ब्लॉक। तो ये जो पेयर बन रहा है ये आपका एक्शन और रिएक्शन का पेयर बन रहा है। ये कौन सा पेयर बन रहा है, एक्शन और रिएक्शन का पेयर यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। तो देखो हुआ क्या कि आपने रस्सी को खींचा तो रस्सी भी आपको खींचने की कोशिश करती है, और उतने ही ताकत के साथ में। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे आप चलते हो ना, जब आप चलते हो तो आप जमीन को पीछे धकेलते हो, तो बदले में जमीन आपको आगे धकेलती है, और उसमें एक फ्रिक्शन का भी इफेक्ट होता है, लेकिन उसके बारे में छोड़ो, अभी तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बात कर रहे हैं। तो इतना समझदार काफी है कि देखो मैंने पीछे की तरफ जमीन को धकेला, देखो आप चलते कैसे हो, देखो हमें पता नहीं चल पाता है, हम क्या होता है ना, हम लोग तो ऐसे चलते हैं बिंदास, ऐसे 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 आराम से चलते हैं, हमें तो पता नहीं लगता है। लेकिन जब आप चल रहे होते हो तो वास्तविकता में आप जमीन को क्या कर रहे होते हो, पीछे धकेल रहे होते हो। लेकिन जब आप जमीन को पीछे धकेल रहे होते हो तो बदले में जमीन आपको आगे धकेलती है, इसके कारण आप आगे जा पाते हो। जैसे हम लोग तैरते हैं, देखो तैरने का एग्जाम्पल सिंपल होता है, कैसे, जैसे आप पानी में तैरते हो, जिनको लोगों को तैरना आता है उन लोगों को मालूम होगा, अपने को तो आता नहीं है, मतलब मेरे को तो आता नहीं है, तो थोड़ा समझ जाइए, तो मैं तो पानी से ही दूर रहता हूं, लेकिन हाँ मैंने तैरते हुए देखा जरूर है, ठीक है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर अब जब फिजिक्स आती है तो आपको तैरना भी तो आना चाहिए, तैरना एक फिजिक्स ही है, लेकिन ये थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो जरा हम लोग बात करते हैं, वो ये है कि
जब तैरते हैं बेसिकली तो आप क्या करते हो मालूम क्या? देखो तैरने की हर एक की अलग अलग स्टाइल होती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है, जब आपको भरपूर प्रैक्टिस हो जाती है तो कई लोग तो प्रैक्टिस वाले इतने प्रैक्टिस वाले होते हैं कि ऐसे पड़े रहते हैं पानी में, वो डूबते भी नहीं है। अब यदि मेरे को पानी में डाल दिया तो मैं पक्का डूब जाऊंगा, पक्का डूब जाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत किनारे तक आ जाऊं इतनी कोशिश कर लूं, ठीक है, वो तो हाथ पैर मारने पर। लेकिन होता क्या है बेसिकली, आप क्या करते हो कि देखो तैरने का तरीका ऐसे ऐसे करके, देखो वैसे तो ऐसे तैरते ना, है ना? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि हाथ मार रहे हो क्या? हाथ नहीं मार रहे हो। बेसिकली आप व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट पुशिंग द वाटर ऐसे। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग जस्ट पुशिंग द वाटर नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, नीचे और पीछे, नीचे और पीछे। जिस पानी को आपने नीचे धकेला वो पानी आपको ऊपर उठाए रखता है, और जो पानी आपने पीछे की तरफ धकेला वो पानी आपको आगे जाने में मदद करता है, और इसके कारण आप बहुत ही खूबसूरती से तैर पाते हैं। तो भैया आपने करी एक्शन ऐसे, है ना? ऐसे करिए आपने एक्शन, तैरना सीख रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं लग रहा था बाबा रामदेव सुबह सुबह खड़े होके यहाँ पे आपको बोल रहे हैं अरे ये कौन सा है, अनुलोम विलोम कर लो। वैसे ही अनुलोम विलोम नहीं है, बट जोक सपाट। एक्चुअली पढ़ते समय जोक नहीं करना चाहिए ना, गलत बात है ये, ठीक है? मैं हंसा नहीं ना, मैं नहीं हंसा तो आपको भी नहीं हंसना है। हाँ, तो हम बोल रहे थे, ये एक बात हो गई। पानी को देखो नीचे और पीछे, नीचे और पीछे, तो मतलब मान के चलो मैं ऐसे तैर रहा हूं, तो मतलब मैंने पानी को, एक अगले पेज पे करते हैं ना, क्या दिक्कत है? कौन से पेजेस की कमी हमारे घिस रहे हैं? ये है नदी के अंदर नहीं भैया, तालाब के अंदर, कुएं के अंदर, या झील बील तालाब वाला पानी स्टेशनरी है ये, तो फिर उसका भी इफेक्ट काउंट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो भैया देखो ऐसे मान के चलो ये ठहरा आपका स्विमर। वाओ, बन जाएगा ना? मुंडी, इसका एक हाथ, वाओ, काफी हद तक है, सही है। ओके, अब ये क्या करने वाला है? ये करने वाला ये है कि देखो ये पानी को इन हाथों से कुछ नीचे और कुछ पीछे कुछ पीछे धकेलेगा। ध्यान से देखो, कुछ नीचे धकेलेगा कुछ पीछे धकेलेगा, क्योंकि देखो आपको इतने भी पक्के वो मशीन लेके नहीं जा रहे कि पीछे ही पीछे धकेलते जाओ, पीछे पीछे धकेलते जाओ, ऐसा तो होना ही नहीं है। ऐसा नहीं होना है, नहीं तो यदि ऐसा हो जाए तो फिर आप तैरते कैसे? ऊपर भी रहना है। देखो आप ऐसा थोड़ी है, यदि आप सिर्फ पीछे पीछे धकेले जाते तो थोड़ा थोड़ा नीचे भी गिरते जाते थे। फिजिक्स यही कह रही है आपको। अब वो प्रैक्टिस वाली बात है जब आपको पता नहीं लगता है। और दूसरा, आप पता है क्या करते हो, और साथ में ये पैर भी चलते हैं। हम पैरों के मोशन की बात ही नहीं कर रहे, विदाउट पैरों के मूवमेंट के, सिर्फ हाथों से तैर रहे हैं। बहुत सारे लोग तैरते हैं हाथों से भी। ओके, तो देखो इनका जो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा? ये आएगा एफ नेट। अरे भाई देखो, ये है डाउनवर्ड, ये है डाउनवर्ड फोर्स जो आपने अप्लाई किया, ये है बैकवर्ड फोर्स जो आपने अप्लाई किया। यस और नो? आपने किस पर फोर्स लगाया? एफ नेट लगाया ऑन वाटर, एफ नेट लगाया ऑन वाटर, और बदले में वाटर क्या करेगा? ये आपने कर दी एक्शन, तो इसकी मिलेगी रिएक्शन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मिल गई रिएक्शन, और इस रिएक्शन के कारण क्या हो गया कि आप आगे भी सरके और पानी पर भी बने हुए हो। तैरना सीख गए आज? सर इतना ही आसान है तो फिर आपको क्यों नहीं आता है ना? सांस फूल जाती है हमारी तैरते तैरते। और दूसरा, इतना पानी देख के पहले डर लगता है। कॉन्स्पिरेसी मत करना, पता लग गया सर को तैरना नहीं आता है, सर को बुलाएंगे हमारे गांव में, तालाब में ले जाके छोड़ देंगे, है ना? नहीं तो कुएं में धकेल देंगे। प्लानिंग चल रही होगी कई लोगों की, है ना? अब देखो, अब इस बात पे इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है? अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि आपका डाउनवर्ड साइड का फोर्स बड़ा है तो ये रिजल्टेंट इस साइड में आएगा। यदि इस साइड में रिजल्टेंट आएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको अलग बना लेते हैं। ये वाला डाउनवर्ड बड़ा कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया? छोटा कर दिया, ठीक है? डाउनवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड बैकवर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस साइड में आएगा। सोचो, अरे ये रिजल्टेंट इस साइड में आएगा ना, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स ऑन वाटर इस साइड में आएगा। तो इसकी जो प्रतिक्रिया होगी, सर ऐसे इतने तगड़े तगड़े हिंदी वर्ड मत बोलो सर। तो इसकी जो प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया के कारण ये प्रतिक्रिया बदले में इधर लग गई। यदि ये एंगल थीटा आएगा तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा।
तो यदि ये रिजल्टेंट फोर्स इस साइड में ज्यादा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि आप डूबोगे कम लेकिन आगे कम जाओगे, डूबोगे कम लेकिन आगे कम जाओगे। मैंने कुछ उल्टा बोल दिया शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ, कम डूबोगे इसका मतलब ऊपर रहोगे लेकिन आगे थोड़ा धीरे धीरे सरकोगे। अब यदि आपको आगे भी सरकना है तो उसके लिए फिर आपकी पैरों की मूवमेंट काम आएगी। पैरों से भी हम लोग पानी को छपाक छपाक पीछे से ऐसे मारते रहते हैं, उससे क्या होता है, उससे पैरों से भी आप क्या करते हो, पैरों की सहायता से भी आप लोग पानी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हो, पैरों से भी कई लोग करते ना, मतलब पैरों से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ नेट लगा देते हो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसके बदले में पानी यहां से नीचे से भी ऊपर क्या दे देता है, रिएक्शन दे देता है। तो यहां से भी आपको मदद मिलती है ऊपर बने रहने में। और ये तो आपका आ ही रहा है। अब देखो ये तो हाथों के साथ साथ में कहानी बताई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ में ये मूवमेंट भी साथ ही साथ में है। अब ये जो कहानी है देखो, अब यदि मान के चलो, अब यदि मान के चलो यदि यहां पर एक की जगह दो लोग होते, एक की जगह दो लोग होते तैरने वाले, तो क्या होता था, और यदि दोनों सेम रफ्तार से तैर रहे होते तो दोनों आपस में यदि देखते तो उसको क्या दिखता था, रेस्ट में दिखता था, बराबर है। और रेस्ट में दिखता था मतलब हम लोग किसकी कहानी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। तो भैया ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी इतनी सी है कि जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है उसे बोला जाता है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the frame of reference in which observer is present, is called as his frame of reference, is called as his frame of reference। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है आपके पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओहो अच्छा जी। अब देखो यहां पर जो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग सीधा सीधा समझते हैं। मान के चलो ये बंदा तैर रहा था और अब आपको तैरना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप किनारे पर खड़े होकर इसे शांति पूर्वक ऑब्जर्व करोगे, करोगे नहीं करोगे। सो भैया ये है किनारा, किनारे को क्या बोलते हैं, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, किनारा समझ में आया ना, कॉर्नर नहीं, कॉर्नर तो गलत वर्ड है बेसिकली, नदी के तीर पर, वो तो हिंदी हो गई ज्यादा ही शुद्ध वाली, छोड़ो। किनारे पर खड़े होके आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप क्या हो, यू आर एट रेस्ट, यू आर एट रेस्ट। याद करो चिंकी मिंकी, चिंकी तैर रही है, पिंकी देख रही है, नहीं मिंकी देख रही है, जो भी देख रही है चिंकी मिंकी जो भी है, तो अब इसे ये तैरता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये अपने रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है लेकिन ये तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट पर हो या फिर मूविंग विद कांस्टेंट, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज होनी चाहिए। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से चलता रहे, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में न्यूटन के लॉ के नियम वैलिड होते हैं। लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, IFOR लिखा है शॉर्टकट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आफत है भैया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पर
ऑब्जर्वर यदि एक्सेलरेशन में हो, मतलब क्या है कि भैया देखो ये जो है ये आपकी तैरी चिंकी, ये रह रही आपकी मिंकी किनारे पर खड़ी थी। अब मान के चलो क्या हो रहा है, ये तैर रही है चिंकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये मिंकी ने भागना चालू कर दिया किनारे पर कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो राइट नाउ मिंकी इज ऑल्सो हैविंग सम एक्सेलरेशन एंड चिंकी इज ऑलरेडी हैविंग सम एक्सेलरेशन। तो अब जो मिंकी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अभी बन चुका है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पिंकी जब तक खड़ी थी तब तक मिंकी जब तक खड़ी थी तब तक वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, लेकिन यदि मिंकी कांस्टेंट स्पीड से भी चल रही है तब भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन यदि उसका एक्सेलरेशन आ गया तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, वेलोसिटी आ गई भैया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक्सेलरेशन का आना जरूरी है। और यहां पर एनएलएम नॉट वैलिड, एनएलएम नॉट वैलिड। आगे चल के मैं इसमें एक और चीज बताऊंगा, जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर में हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे तब हम लोग बताएंगे कि यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सवाल को सॉल्व करना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगाना है, तो यहां पर एक स्यूडो फोर्स की कल्पना आती है जो अभी आपको नहीं समझना है, इसे हम लोग वर्क एनर्जी पावर में जाकर समझेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा नाम के लिए एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं, तो फिर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में भी न्यूटन्स के लॉ को लगा सकते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। मैं बोल सकता हूं यहां पे एनएलएम नॉट वैलिड, कहां पर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब यहां पर एक और बात मैं बता दूं, आपकी जो धरती है, आपकी जो अर्थ है, आपकी मतलब मेरी भी है, नहीं तो कई लोग बोलेंगे हमारी है, मेरी भी है, तो वो वास्तविकता में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वास्तविकता में धरती जो है, जो ग्राउंड की जो हम लोग बात करते हैं, वो रियलिटी में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है और साथ में अपनी अक्ष पर भी, अपनी एक्सिस पर भी घूम रही होती है, तो ये रोटेशनल इफेक्ट है। तो इसके कारण वास्तविकता तो ये है कि धरती नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम है। सो इसी के कारण हम लोग अर्थ को क्या मानते हैं, अर्थ इज अज्यूम्ड एज, ध्यान रखना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या धरती इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नहीं, नहीं है। क्या इसको माना गया है? हां, इसको माना गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अब देखो एक्चुअली क्या, टाइम की सीमा को फाड़ के हम लोग आगे निकल के पहुंच चुके। 1 घंटे का लेक्चर कर दिया, 45 मिनट की समय सीमा थी, लेकिन क्या ना वो बीच में जाके वो न्यूटन का तृतीय नियम पे जाके अटक जाते थे गाड़ी, और फिर उसके लिए फिर से करते थे, और शायद फिर पता लगता मैं अगले लेक्चर में न्यूटन के 3rd नियम में कम से कम 1 घंटे फिर बात कर लेता था। सो रादर देन हम लोगों को देखो सिलेबस को नीट के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ाना है, इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो चीजों को इतना भी फास्ट नहीं है जितना आपको लग रहा है, लेकिन हाँ 1 घंटे के अंदर 2-3 चीजें। अब आपको करना यह है कि भैया देखो, एक तो पहले तो यह है कि बुकलेट को थोड़ा सा रीड करो। एनसीईआरटी जान है, हो सकता है एनसीईआरटी में 10 पन्नों तक का पढ़ा दिया होगा मैंने, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा, न्यूमेरिकल यहां से ज्यादा आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको जरूरी है कि आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करें, जरूर 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 रीड करें, और उसका जो निचोड़ है वो सारा आपको बुकलेट के अंदर में मिलेगा। तो बुकलेट को भी रीड करें, बुकलेट को रीड करोगे तो कंसाइज वे में सब कुछ चीजें मिलेंगी आपको। और यदि आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें तो भर भर के पड़ा है कंटेंट, जितना चाहिए उतना ले लो, एक एक एग्जाम्पल को और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? ये था आपका आज का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर में हम लोगों ने बात करी कहां पे, फोर्स से स्टार्ट किए, फोर्स को बीच में रोक दिए, बोले तू रुक, पहले फोर्स को समझने के लिए हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बात करी, और उसमें हम लोगों ने आज एग्जाम्पल भी साथ ही साथ में किए, और तैरना तो सीख ही लिया। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, जनहित में जारी, इतना पढ़ने के बाद में तैरने चले मत जाना, साथ में किसी बड़े व्यक्ति को जिसे तैरना आता हो उसे ही साथ में लेकर जाए, अन्यथा आप डूब जाएंगे, क्योंकि उस समय दिमाग चलेगा नहीं और फिजिक्स काम आएगी नहीं, क्योंकि फिजिक्स बराबर उसी समय गायब हो जाती है जब आपको उसकी सख्त आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है? मालूम है ना, कर्ण को अभिशाप मिला था, जिस समय तुम्हें इस धनुर्विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसी समय तुम इसे भूल जाओगे। और रियल लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है, जब सबसे ज्यादा फिजिक्स की जरूरत होती है तभी बराबर वो मिस हो जाती है,
चाहे वो एग्जाम में एमसीक्यू टिक करना हो, चाहे रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना हो, बराबर उसी समय मिस कर जाएंगे आप। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे होल्ड करो, कॉन्सेप्ट को फोकस करो एंड बी रेडी फॉर व्हाट, स्टडीज। मेले में थोड़ी जाना है अभी मैं बोलूंगा चलो मेले में, नहीं, पढ़ना है, फोकस करो, एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ो। लेक्चर को एक बार में यदि नहीं समझ में आया, कुछ चीजें आपको ऐसी लगी कि मैंने बहुत फास्ट बोल दी है, हालांकि मेरी स्पीड बहुत कम है, सबसे कम स्पीड होगी मेरी, तो उसे आप एक बार फिर से देखिए, थोड़ा स्लो स्पीड कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो ऑप्शन भी होता है कि मतलब सिस्टम के अंदर में ऑप्शन भी होता है कि स्पीड को कम या ज्यादा कर दिया जाए, तो स्पीड को कम करके या ज्यादा करके जैसा आपको उचित लगे वैसा आप देख सकते हैं। एक की जगह यदि एक बार में नहीं पल्ले पड़ा, दूसरी बार फिर से देखिए, जरूर जरूर समझ में आएगा। हो सकता है कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे मन में डर होता है कि यार ये चैप्टर तो मुझे से आता ही नहीं है, तो उस बार हमें थोड़ा सा ऐसा फील होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपका जरूर जरूर बनेगा। क्लियर है? सो आज के लिए बेटा हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए